और भारत में कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने एक चिंता जताई है इसी वक़्त और वो प्रकारांतर से कहिए, सीधे कहिए, श्रीलंका का उदाहरण भी आ रहा है चर्चा में कि श्रीलंका में जो हुआ, ऐसी परिस्थितियाँ भारत में भी पैदा हो सकती हैं। वजह ये है जो सरकारें तमाम तरह की फ्रीबीज़ बाँट रही हैं और उन सेक्रेटरीज़ ने तो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ये ज़िक्र किया है कि तमाम राज्यों में उनके इतने बड़े-बड़े घाटे हैं, कर्ज़ ले रखा है उन्होंने, कर्ज़ के बोझ में दबे हुए हैं। इसके बावजूद वो तरह-तरह की चीज़ें बाँटने के वादे कर देते हैं, उसके बाद बाँटने भी लगते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर संकट पैदा हो रहा है। क्या श्रीलंका के इस संकट में भारत के लिए, भारत की केंद्र सरकार के लिए और भारत की राज्य सरकारों के लिए कुछ सबक भी छिपा है? बहुत से सबक छिपे हैं। भारत की अगर बात करें तो श्रीलंका के आस-पास अगर किसी की मिसाल दी जा सकती है तो वो पंजाब की है। ये हुँ, दुर्भाग्य की बात है कि जिसका इतना ऊँचा प्रोफ़ाइल है विदेश में भी। हुँ, विदेशों में ये समझा जाता है कि पंजाब तो जो है वो एकदम अमीर राज्य है और है भी। हुँ, खेती की दृष्टि सिंचाई है, खेती है, मतलब अच्छी जो बुनियादी ढाँचा भी ठीक-ठाक है, शिक्षा भी ठीक-ठाक है, बाहर इतने लोग गए हुए हैं, उनसे पैसा भी आता है और जो छोटे-मोटे उद्योग हैं, आप लुधियाना का उद्योग देख लें, जालंधर का, पटियाला का, ये तो पूरी औद्योगिक बेल्ट है, तो उद्योग हुँ, धंधे। लेकिन इसके बावजूद ये हाल है कि आपका जो है वो वहाँ का बजट भी वहाँ के बजट के भी यही हाल है, 88,000 करोड़ जो है वो राजस्व है और लगभग हुँ, 1.5 लाख करोड़ का बजट है। हुँ, तो आप देखें हर रुपए में हुँ, 42-43 पैसे आप उधार के लेकर के बजट बना हुँ, रहे हैं। ये कब तक चलेगा? 3 लाख करोड़ का उधार हो चुका है। तो हुँ, भारत का जो मतलब जिसे एक उधार का या कर्ज़ का सिद्धांत मान के चलते हैं, उसके हिसाब से ये है कि भारत में 2 तरह के कर्ज़ हैं। राष्ट्रीय कर्ज़ की बात कर रहा हूँ अब मैं विदेशी कर्ज़ की बात नहीं कर रहा। जी, राष्ट्रीय कर्ज़ में केंद्र सरकार का कर्ज़ और राज्य सरकार का कर्ज़। तो केंद्र सरकार का कर्ज़ जो है वो जीडीपी से 60% की सीमा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हुँ, और राज्य सरकार का कर्ज जीडीपी से 20% की सीमा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हुँ, वो इसलिए है कि आयकर जो है वो तो केंद्र सरकार के पास जाता है, वो राज्य सरकार के पास नहीं जाता। तो हाँ। एक प्रमुख जो आय का स्रोत है, वो अब राज्य तो सरकार के पास। जीएसटी भी वहीं जाता है, जी, अभी तो जीएसटी भी वहीं जाता है, फिर जो बँट के वहाँ आता तो है। उसमें जो हिस्सा बँटेगा। तो हाँ, तो ये जो 2 साधन हैं बड़े, वो सीधे केंद्र सरकार के पास जाते हैं, राज्य सरकारों के पास नहीं है। तो इसलिए राज्य सरकारों का कर्ज़ का जो की सीमा है वो 20% है। लेकिन पंजाब की कर्ज़ की सीमा जैसा मैंने पहले बताया कि वो 50 से 55% हो चुकी है। तो आप सीमा से ढाई गुना चले गए हैं। तो हुँ, ये एक तरह से दिवालियापन की स्थिति है। केंद्र भी इसमें दूध का धुला नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हालाँकि इसकी 2-3 वजह हैं। इसकी वजह है एक तो कोविड की मार है और दूसरा हुँ, जो है इस वक़्त युद्ध की वजह से जो तेल के दाम बढ़ गए हैं और महँगाई पूरी दुनिया में बढ़ गई है और खाद्य महँगाई भी बहुत बढ़ी हुई है। तो इसकी वजह से केंद्र सरकार का जो बजट घाटा है, वो मतलब 77 72 से 77 के बीच जो अनुमान लगा रहा है उसमें तो मतलब 60 होनी चाहिए सीमा और आप 77 के बीच वैसे ही चले गए। तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। ऐसे में अगर राज्य सरकार है तो केवल पंजाब का नाम ना लें हम, पंजाब के बाद मतलब आप एक-एक करके नाम लें तो हुँ, राजस्थान है, उसके बाद सबसे बुरी स्थिति उसकी है। फिर उसके बाद आपका जो है केरल आता है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है। हाँ, बिहार काफ़ी पीछे है उसमें और जो राज्य 20% की सीमा के भीतर हैं, वो कौन से हैं? वो असम है, वो तेलंगाना है, वो आपका गुजरात है, गुजरात का भी 20 से 22 या 23% के आस-पास चल रहा है। तो इस तरह के राज्य हैं। तो कुल हुँ, मिलाकर के कहने की मतलब बात ये है कि भारत के ज़्यादातर बड़े राज्य अपनी कर्ज़ की सीमा पार कर चुके हैं। हुँ, उसकी 2 वजह हैं सीधी-सीधी। एक तो जो सरकारी खर्च है उसमें फिज़ूल खर्ची शामिल है, भ्रष्टाचार शामिल है, वो सब शामिल है। वो श्रीलंका पर भी लागू होता है, वो पाकिस्तान पर भी लागू होता है, वो भारत में ये जो है पूरे दक्षिण एशिया की बीमारी है। लेकिन हुँ, इसके अलावा अगर कोई नहीं चाहता, मैं खुद चाहता हूँ कि आप समाज कल्याण के नाम पे अगर आप सामाजिक न्याय कैसे करेंगे?
पैसा आपको बाँटना चाहिए, हाँ। बाँटिए, लेकिन पैसा बाँटने के लिए पैसा लीजिए भी तो ना। जहाँ पैसा बाँटा जाता है, जहाँ समाज कल्याण की योजनाएँ पूरी दुनिया की बात अब मैं कर रहा हूँ। हुँ। आय कर के अलावा एक और कर होता है, आप तो लंदन में रहे हैं, आपको मालूम है, उसको सोशल सिक्योरिटी टैक्स कहते हैं। वो नहीं, नेशनल इंश्योरेंस के नाम यूरोप से जो में लिया जाता नेशनल सिक्योरिटी जो है वो यूरोप में लगभग 12% है। अच्छा, है। आप कहेंगे साहब यूरोप तो बहुत अमीर है और ये है, वो है, तो मतलब यूरोप जैसी सुविधाएँ तो हमारे यहाँ हैं, हम क्यों दें? सोशल सिक्योरिटी का तो भारत में लोगों ने नाम ही नहीं सुना। सेस जो है अभी तक सोशल सिक्योरिटी का पर्याय मान सकते एजुकेशन टैक्स एक एक लगता है। हाँ, मुझे लगता है। लेकिन हुँ, सोशल सिक्योरिटी बाकायदा एक टैक्स है। चीन में 10% है, रूस हुँ, में 11% है। तो कोई ऐसा मझोला भारत की जैसा देश नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी देता हो और बिना टैक्स लिए देता हो। तो हुँ, आप पहले उसके लिए उस सोशल सिक्योरिटी से क्या होता है? शिक्षा। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सेकेंडरी तक मुफ्त शिक्षा और उच्च कोटि की शिक्षा है, जो शिक्षा के नाम पे आपने जो है निजीकरण कर दिया। आप बैंक के निजीकरण को लेके लोग चिल्लाते हैं। शिक्षा के निजीकरण, शिक्षा का जो मतलब प्राइवेटाइज़ेशन हुआ तब तो किसी ने छू नहीं की। हेल्थ का हुँ, भी तो प्राइवेटाइज़ेशन हो गया है। ठीक है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी डिस्पेंसरियाँ, उसमें जाता कौन है? उनकी हालत ऐसी बुरी कर रखी है कि सबको ही जो है किसी को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है। हर आदमी का बच्चा, हर इंसान का बच्चा चाहे वो जो है वो उनके घर में खाने को कुछ ना हो लेकिन वो उधार लेकर के भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने को या तो मजबूर हैं या भेजना चाहते हैं। इसी तरह पीने का पानी है, हर व्यक्ति अपना पीने का पानी खुद साफ कर रहा है। तो ये हुँ, तो प्राइवेटाइज़ेशन में भी बुरी बात हुई। आपको जो है अगर साफ पानी आरओ लगाए बगैर पीना है तो आपको बोतल खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह हुँ, की चीज़ों में तो बवाल हो गया है यहाँ यूरोप में और हमारे यहाँ आवाज़ ही नहीं उठी। तो ये सारी चीज़ें सोशल सिक्योरिटी में कवर होती हैं। उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर का प्राथमिक स्वास्थ्य, उच्च स्तर का पेयजल, पेंशन, बेरोज़गारी भत्ता। तो ये सरकारें धीरे-धीरे जो कह रही हैं कि साहब हम सारी महिलाओं को ₹1000 देंगे, कोई कह रहा है कि साहब मैं सारे बुजुर्गों को, बेरोज़गारों को ₹2000 भत्ता देना चाहता हूँ, ₹5000 देना तो दीजिए, लेकिन उसके लिए पहले ये तो बताइए कि कहाँ से देंगे? आएगा कहाँ से? मैं ये नहीं हुँ, कह रहा कि टैक्स लगा के दें, ठीक है, मत टैक्स लगाइए, लेकिन ये बताइए आपकी आय का स्रोत क्या है? आप हुँ, ये वादे करने से पहले आप यूरोप में मैं मतलब अब लगभग पूरी ज़िंदगी यहाँ हो गई। कोई भी सरकार जब जब भी चुनाव होता है, चुनाव प्रचार में कोई पार्टी मुँह खोले इसके बारे में कि मैं ये कर दूँगा या ये कर देंगे हम, इससे पहले सवाल उठता है और मीडिया वाले भी सवाल करते हैं और लोग भी सवाल करते हैं, अच्छा ये बताइए, लाएँगे कहाँ से आप? हुँ, भारत में लोगों को ये सवाल करना सीखना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ₹1000 मुफ्त में मिल रहा है, आपको गैस मुफ्त में मिल रही है, आपको बिजली मुफ्त में मिल रही है, लेकिन उनसे ये तो पूछिए कि वो आ कहाँ से रहा है? अगर कर्ज़ा लेके आ रहा है, तो वो कर्ज़ा क्या है? आपकी पेंशन का, आपके जो जितने भी जो है वो क्या नाम बीमा एजेंट जो क्या नाम से पॉलिसियाँ हैं, आप जहाँ-जहाँ जो-जो पैसा आपका बैंक में पैसा है, वो सारा पैसा उसी से उधार लेकर के सरकारें आपका पैसा आपको रिसाइकिल करके लौटा रही हैं, उस पे कर्ज़ बढ़ता जा रहा है, आपको लग रहा है आपको ₹1000 मिल रहा है। उल्टा जो है वो आप उस ₹1000 के बदले ₹1500 दे बैठेंगे। आप भले ही टैक्स न देते हों, आप कोई इस मुगालते में हो कि साहब मैं तो टैक्स के उसमें हूँ नहीं, मैं तो किसान हूँ, मुझे तो टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन आप जब चीज़ें खरीदने जाएँगे तो वो तो आप ही टैक्स देंगे ना। तो ये भी एक बड़ी भारी समस्या है भारत में कि आप डायरेक्ट आमदनी पर टैक्स लेने से सरकारें बचती हैं, खर्च पर टैक्स ले रही हैं। इसके दोहरा दुष्परिणाम होते हैं। खर्च पर जब सरकारें टैक्स लेती हैं, तो एक तो खर्च पर टैक्स बढ़ाने से महँगाई बढ़ती है, महँगाई बढ़ने से माँग घटती है, माँग घटने से पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी का दबाव उसके ऊपर पड़ता है। जबकि आमदनी पर जो टैक्स लगता है, उससे इतना बुरा और ऐसा असर नहीं पड़ता। तो अच्छी जो सरकारें हैं, वो आमदनी पर टैक्स लेना पसंद करती हैं, खर्च पर टैक्स घटाना पसंद करती हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, श्रीलंका में तो इसकी इंतहा है। उन्होंने आमदनी पे टैक्स लेना ही बंद कर दिया और उन्होंने आमदनी नहीं, खर्चे पर भी टैक्स लेना बंद कर दिया। तो इस हुँ, वजह से उनका दिवाला निकलना तो अवश्यंभावी था। तो भारत तय में था। ये होता है कि आप आमदनी पे टैक्स नहीं लेते, खर्चे पे टैक्स ले रहे हैं। वरना हाल देखिए, भारत का जो बजट है
तो जानते हैं मतलब इस हुँ, बार जो फ़ोरकास्ट है वो 40 लाख करोड़ का बजट है लगभग 39 हुँ, उसमें से 70 लाख करोड़ आयकर सॉरी 7 लाख करोड़ आयकर से आ रहा है। सवा 7 लाख हुँ, करोड़ निवेश ये जो निगम कर जो कारोबारी टैक्स है उससे आ रहा है और सवा 3 लाख करोड़ आपका हुँ, वीएटी से ये जो जीएसटी है उससे आ रहा है और हुँ, करीब-करीब सवा 2 लाख करोड़ जो है वो आपकी फ्यूल ड्यूटी से आ रहा है और हुँ, बाकी सारा का सारा 16 लाख करोड़ जो है वो आप उधार लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं आपकी जीएसटी और ड्यूटीज़ और कस्टम ड्यूटी ये मिलाकर के आपके राजस्व का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा हिस्सा आपका आयकर है और जितना बड़ा हिस्सा आपका निगम कर है। तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने बढ़ा रखे हैं। अगर अब अगर मान लो इनडायरेक्ट टैक्स घटाने की अगर वो होती, गुंजाइश होती, तो आप इस वक़्त जो पेट्रोल की कीमत है भारत में ₹100 उसमें से लगभग ₹50 जो है वो ड्यूटी के हैं। ड्यूटी उसमें है। केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है, उसमें राज्य सरकार की भी ड्यूटी है। तो केंद्र सरकार मान लो कल को जो है उसके पास गुंजाइश हो और वो 10-15 रुपया ड्यूटी घटा दे और राज्य सरकार भी 10-15 रुपया ड्यूटी घटा दे, तो हो गया ना आपका ₹65 का या ₹70 का। लोग जो चिल्ला रहे हैं कि साहब अफ़गानिस्तान में ₹65 है, पाकिस्तान में ₹60 है, श्रीलंका में ₹65 है, तो वो इसलिए है कि उन्होंने ड्यूटी घटा दी है। आपकी ड्यूटी अगर ये काट देंगे तो ठीक है, वो तो कट जाएगी, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? फिर उधार से ही आएगा ना। तो या तो आप उसके लिए आमदनी पे मतलब टैक्स देने की हमारे यहाँ हालत ये है कि न 2 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स रजिस्टर में हैं, 2 से सवा हुँ, 2 करोड़, इतने हुँ, बड़े देश जी, उनमें से 1 करोड़ 70 लाख लोग 1 करोड़ 70 लाख लोग, वो हाँ, वेतनभोगी हैं। उसमें से हुँ, ज़्यादातर केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, वो तो वेतनभोगी हैं, तो टैक्स से बच ही नहीं सकते। तो हुँ, सवा 2 करोड़ लोगों में से पौने 2 करोड़ लोग जो हैं वो वेतनभोगी हैं, तो बचे क्या 50 लाख। क्या 85 लाख लोग दुनिया मतलब भारत में ऐसे हैं जिनकी दुकानें हैं, जिनके जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, जो इंजीनियर हैं, जो प्राइवेट इस तरह के पेशेवर हैं, जो जिनके कारोबार चलते हैं, क्या क्या वो 85 लाख लोग हैं? वो तो आपको इतने लोग तो जो है दिल्ली, बम्बई में मिल जाएँगे कुल मिलाकर के। तो किसी भी शहर में आप जाते हैं, तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनसे कहीं बेहतर हैसियत में ये लोग होते हैं। जिनकी दुकानें हैं, जिनके कारोबार हैं, जो प्राइवेट डॉक्टरी करते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग करते हैं, आजकल जो मतलब जो चीज़ें बनाते भी हैं, वो सब करते हैं। तो भई जब वो ये सब कर रहे हैं, तो उनको आयकर देने में क्या दिक्कत है? जब 10 करोड़ लोगों के पास कारें हैं, 20 हुँ। करोड़ लोगों के पास कोठियाँ हैं, तो मुझे बताइए 2 करोड़ लोग क्यों आयकर दे रहे हैं? उससे ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे? तो ये तो मज़ा ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये इजाद आपने पहली बार की है कि ऐसा है। राजा चलैया कमेटी ने इसकी सिफ़ारिश की थी। नहीं तो हर उन्होंने कोई जानता है, ये सारे सवाल उठाए थे हर कि कोई भाई जिस आदमी के पास ये 4 चीज़ें हों, उस पे पाबंदी लगाओ कि अब तुम इनकम टैक्स रिटर्न भरो। हाँ, लेकिन उसके बावजूद वो लोग रिटर्न भर रहे हैं और उस रिटर्न में वो ये नहीं बताते हैं। कोई आदमी 60 लाख रुपए की कार खरीदता है और वो टैक्स नहीं दे रहा होता है और ये इस पर किसी की भ्रिकुटी चढ़ती नहीं है और उसके वो घेरे में नहीं आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है नहीं तो ये कि तो लोग मतलब कबीर की हुँ, कुंडली है ये रविन को जो है उलटबाज़ी है ये कबीर की, जो हाँ, पूरे साउथ एशिया में ये उलटबाज़ी चलती है। चीन भी हुँ, इससे वैसे अछूता नहीं है। चीन में भी जो टैक्स देने वालों की संख्या है, वो 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। जो मतलब जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है और वो सोशल सिक्योरिटी से वसूल कर रहे हैं। उन्होंने हुँ, ये मतलब रास्ता जो है वो खोल लिया है अपना कि ठीक है, हम सोशल सिक्योरिटी लेंगे और कंपनियों को बाध्य करेंगे कि वो पेंशन दें, ये करें, वो करें और इसी से हम बेरोज़गारी भत्ता भी देंगे। हुँ, भारत की सरकारों में ये हिम्मत नहीं है, एक बात। हुँ। दूसरी बात ये है, ये हिम्मत अगर है भी, तो वो ये जोखिम नहीं उठाना चाहते। क्योंकि अगर इतने सारे लोग डायरेक्ट टैक्स देना शुरू कर देंगे, तो फिर वो उसका हिसाब भी माँगना शुरू करेंगे। हिसाब सबसे माँगेंगे। बड़ी समस्या ये है, जिस दिन आप हिसाब माँगना शुरू करेंगे, उस दिन इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। तो सरकार हिसाब देने से बचना चाहती है इसीलिए वो ऐसे रास्ते अपनाती है जिसमें वो डर है, जिसमें ये तो डर है भारत और जो के डर तो भारत के लिए सबक ये है कि भारत हुँ, के बहुत से राज्य श्रीलंका के रास्ते पर जा रहे हैं
अभी भी वक़्त है, चेतिए और लोगों से मेरी ये अपील है कि जब अब फ्रीबीज़ आपको मिलने लगें, तो सवाल पूछिए कि पैसा कहाँ से आएगा? और हुँ। सरकारों से हम यही कह सकते हैं कि खर्च करने से पहले ये सोचिए कि आप ये पैसा लाएँगे कहाँ से? आप अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।